हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम करेंगे अपना BPHG 173 का इम्पॉर्टेंट टॉपिक PYQ असाइनमेंट क्वेश्चन। जी, आपकी इस बुक का नाम है ई गवर्नेंस। तो ई गवर्नेंस का हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक PYQ करने वाले हैं। परसों आपका एग्जाम है, आज ये पार्ट 1 होने वाला है। पार्ट 1 थोड़ा लेंथी होगा, पार्ट 2 थोड़ा छोटा सा रहेगा, क्योंकि मैं बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट कराने वाली हूँ। 1 से लेके 7 तक तो पूरा हो ही जाएगा आपका। ठीक है। तो आप इन टॉपिक्स को करके काफी अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। तो बहुत अच्छे से पढ़ना है, बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा। एक बार पढ़ने से, एक बार देखने से आपका काम नहीं बनेगा। तो बार बार आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, देन उसके बाद अपना पेपर दे के आने का है। ठीक है। और एक बहुत अच्छी बात, जिसका भी उसका BCOS का एग्जाम था, मतलब ई कॉमर्स का था, तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि उनके पास BPEC भी है। ई गवर्नेंस और ई कॉमर्स बहुत रिलेटेड है आपस में, बहुत सारे टॉपिक मैच करते हैं। तो उसी का कंटेंट उठा के मैंने इसमें डाला है, क्योंकि मेरा ये पहले से स्टार्टिंग से है कि अगर मैं खुद भी पढ़ती हूँ ना, एक टॉपिक को एक बार पढ़ती हूँ, बार बार अगर वो टॉपिक कहीं और आ रहा है, दूसरे सब्जेक्ट में आ रहा है, तो वही पूरा कंटेंट मैं उसमें कॉपी पेस्ट करती हूँ। तो मेरे टीचिंग का भी यही है कि एक टॉपिक अगर बार बार आ रहा है, तो एक ही कंटेंट को पकड़े रखना है, उसी पे स्टिक रखना है। बार बार वो हमको रिवाइज रहेगा, वो अच्छे से पहले से याद भी और रिवीजन में भी हेल्प रहेगा। ठीक है। तो यही है कि आपका जो ई कॉमर्स से आपका टॉपिक मैच कर रहा है, वही सब मैंने इसके अंदर डाला हुआ है। फर्स्ट यूनिट बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप फर्स्ट यूनिट को स्किप कर सकते हो। देन इसके बाद सीधा आप यूनिट 2 पे आओगे, ई गवर्नेंस कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है, ई गवर्नेंस का मतलब क्या होता है। तो ई गवर्नेंस क्या होता है, पहले आपको ई गवर्नेंस को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा ई गवर्नमेंट क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट, इसका फुल फॉर्म क्या है, पहले आपको ये लिखना है। ई गवर्नमेंट स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट। ये क्या होता है कि जो हमारी सरकार क्या करती है, इंटरनेट का यूज करती है या फिर अदर टेक्नोलॉजीज का यूज करती है ऑफर करने में सर्विसेज को। मतलब गवर्नमेंट कोई पॉलिसी प्रोग्राम लेकर आ रही है, ठीक है, जैसे मनरेगा हो गया। मनरेगा के अंदर जो ये एम्प्लॉयमेंट दी जाती है, सब ऑनलाइन सिस्टम है। तो ये क्या है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रही है, एम्प्लॉयमेंट दे रही है, लेकिन किसका यूज करके, इंटरनेट का यूज करके, ऑनलाइन टेक्नोलॉजीज का यूज करके। ठीक है। लोगों को सर्विस ऑनलाइन प्रोवाइड कर रही है, ऑफर कर रही है, क्या, सर्विसेज ऑनलाइन। तो ये क्या होता है, हमारा ई गवर्नमेंट होता है। जैसे आपको क्या अप्लाई करना है, पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है या आपको बिल पे करना है। आज के टाइम पे क्या है, आपको अपना घर का बिल पे कर रहे हैं, आप ऑनलाइन कर सकते हो। कोई टैक्स वगैरह भरना है, वो ऑनलाइन कर सकते हो। तो ये सब क्या हो गया, ऑनलाइन हो गया। पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, ये ऑनलाइन है। तो मतलब कि हमारा ई गवर्नमेंट होता है कि गवर्नमेंट जब सर्विसेज को क्या करती है, ऑनलाइन देती है लोगों को, वो होता है हमारा ई गवर्नमेंट। ई गवर्नमेंट जो कि सर्विस, गवर्नमेंट की सर्विस को असेसिबल और इफेक्टिव बनाता है, किसके लिए, लोगों के लिए, वो होता है हमारा ई गवर्नमेंट। समझ में आया? आगे चलते हैं। अब वर्ल्ड बैंक ने ई गवर्नमेंट को क्या डिफाइन करा है, मतलब कैसे उन्होंने डेफिनेशन दी है किसकी, ई गवर्नमेंट की, किसने, वर्ल्ड बैंक ने। आप लिख सकते हो, देन उसके बाद ई गवर्नमेंट को डिफाइन कर सकते हो। ई गवर्नमेंट मतलब जो हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करती है, सॉरी, यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू ट्रांसफर द गवर्नमेंट एजेंसी इंटरेक्ट विद सिटीजन बिजनेसेस एंड अदर गवर्नमेंट एंटिटीज। ओके। मतलब यहाँ पे बताया हुआ है कि गवर्नमेंट जो है, वो यूज करती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज का अपनी गवर्नमेंट एजेंसीज को ट्रांसफर करने में। मतलब वो अब अपनी जो गवर्नमेंट एजेंसीज है, उनको ट्रांसफॉर्म कर रही है, बदल रही है, चेंज कर रही है, किसका यूज करके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज का यूज करके, आईटी का यूज करके। आईटी पता है ना, आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट का यूज करके। तो इसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपनी एजेंसीज को ट्रांसफॉर्म कर रही है, सिटीजन के साथ इंटरेक्ट कर रही है, बिजनेसेस के साथ, और भी जो गवर्नमेंट एंटिटीज है उनके साथ। इसका एम है इनहेंस करना, किसका, लोगों तक सर्विस पहुंचाना। मतलब लोगों तक क्या पहुंचाना, जो सर्विस है उसको डिलीवर कराना बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है। इनहेंस करना, इसका एम ये है। समझ में आया? तो वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि ई गवर्नमेंट, जो हमारी गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज का यूज करती है और अपने आप को चेंज करती है, लोगों के साथ इंटरेक्ट करती है और उन तक एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करती है, तो होता है हमारा ई गवर्नमेंट। अब ई गवर्नेंस क्या होता है, जो कि हमारे इस चैप्टर का ही नाम है, ई गवर्नेंस। ये एक बहुत बड़ा आइडिया है। ये ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट अपनी सर्विस को ऑनलाइन कर रही है, बेस्ट नहीं भाई। ई गवर्नेंस हमारा ई गवर्नमेंट से भी बड़ा आइडिया है। क्या है, ई गवर्नेंस के अंदर गवर्नमेंट टेक्नोलॉजीज को तो यूज करती है,
लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्गर बनाती है। यहाँ पे सिटीजन के पार्टिसिपेशन को इन्वॉल्व करती है डिसीजन मेकिंग के अंदर, कि सिटीजन को इन्वॉल्व किया जाए गवर्नमेंट के डिसीजन बनाने के अंदर। तो यहाँ पे ये नहीं है कि गवर्नमेंट कैसे अपने आप को ऑनलाइन कर रही है, यहाँ पे ये है कि गवर्नमेंट कैसे पीपल्स के साथ इंटरेक्ट कर रही है, गवर्नमेंट कैसे डिजिटल टूल का यूज करके लो पब्लिक के पार्टिसिपेशन को बढ़ा रही है। तो ये होता है हमारा ई गवर्नेंस। समझ में आया? तो यही हमारा ई गवर्नमेंट और ई गवर्नेंस होगा। ई गवर्नेंस जो कि फोकस करता है सिटीजन के इंटरेक्शन को क्या करना, इंक्रीज करना, उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाना। ये इंक्रीज करता है जो जिससे हमारा सिटीजन का जो पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज हो सके। ये पब्लिक पॉलिसीज को क्या करता है, इंप्रूव करता है, कि जो पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेट हो वो इंप्रूव हो, थोड़ा सा इंप्रूव आए उसके अंदर। ये कहीं ना कहीं रीडिफाइन करता है डेमोक्रेसी को, पार्टिसिपेशन को बढ़ाता है, किसके, सिटीजन को, कम्युनिटीज का। तो ये हमारा ई गवर्नेंस आया। लेकिन ई गवर्नमेंट जहाँ पे गवर्नमेंट सिर्फ सर्विस डिलीवरी तक फोकस करती है कि सर्विस सब तक पहुंचे, इसके थ्रू, डिजिटल टूल्स के थ्रू। समझ में आया? आगे चलते हैं। आगे वही है कि ई कॉमर्स और ई गवर्नेंस क्या आता है। अगर इससे क्वेश्चन आ जाता है तो आपको मैं बेसिक सा बता देती हूँ कि ई कॉमर्स और ई गवर्नेंस में क्या फर्क है। ई कॉमर्स जहाँ पे मतलब हम क्या करते हैं, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं ऑनलाइन। जैसे हमारी सरकार क्या करती है, ऑनलाइन टूल्स का यूज करती है, ठीक है, ऑनलाइन टूल्स का यूज करती है, तो वो होता है ई गवर्नमेंट। अब ई कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स मतलब आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो इंटरनेट के थ्रू, ठीक है, ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक टूल्स के थ्रू, तो वो होगा ई कॉमर्स। यहाँ पे आप प्रॉफिट के लिए भागोगे कि भाई अगर किसी ने कोई कंपनी खोली है उसका मोटिव क्या है, प्रॉफिट है। कौन अपनी कंपनी खोल के ये नहीं चाहेगा कि मैं पैसे ना कमाऊं, है ना। ट्रांजेक्शन को इजी बनाना, प्रॉफिटेबल बनाना, वेबसाइट टेक्नोलॉजीज का यूज करना, जैसे वेबसाइट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का, ये किससे टारगेट करेगा, कस्टमर्स पे, और अपने प्रोडक्ट को सेल करने में, ये सब इसके ऑब्जेक्टिव होंगे। इसके जो ट्रांजेक्शन होगी, जितना भी लेन देन होगा कंपनी से, वो सिक्योर रहे। तो ये हमारा ई कॉमर्स हो गया। ई गवर्नेंस मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है जी। आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं, अगर आपका मॉडल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, ई गवर्नेंस से कोई भी क्वेश्चन आएगा, तो पहले तो आपको ई गवर्नेंस होता क्या है, अभी तक जो पढ़ाया वो आपको लिख के आने का है। देन इसके बाद मॉडल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो ई गवर्नेंस के मॉडल पे आपको गैदरर मॉडल लिख देना है। ज्यादा भटकना नहीं है, कोई 10 वो 4-5 नाम और याद नहीं करने हैं। सिंपल इसको कॉपी पेस्ट करके आओ, काम खत्म करो। 2000 के अंदर गैदरर ग्रुप प्रेजेंट करता है एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, जहां पे वो बताते हैं कि कैसे जो ई गवर्नमेंट है वो हमारा प्रोग्रेस करता है। 3-4 फेजेस ये हमारी बताते हैं कि ई गवर्नमेंट कैसे इवॉल्व हुआ है, ठीक है। तो इन्होंने एक मॉडल दिया है जिसके थ्रू बताते हैं कि ई गवर्नमेंट कैसे आगे बढ़ता है। तो पहला आता है हमारा इंफॉर्मेशन फेज, दूसरा आता है इंटरेक्शन फेज, तीसरा आता है ट्रांजेक्शन फेज एंड ट्रांसफॉर्मेशन। अब तुमको ये चारों के चारों फेज ना नाम से ही याद हो जाएगी। पहला इंफॉर्मेशन फेज। इंफॉर्मेशन फेज मतलब जो गवर्नमेंट है भाई वो प्रोवाइड कर रही है इंफॉर्मेशन, किसके थ्रू, वेबसाइट के थ्रू, पोर्टल के थ्रू, मतलब गवर्नमेंट ना ऑनलाइन डिवाइसेस का यूज करके लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचा रही है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करता है। सिटीजन को पता होता है, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे गए, पता चल गया गवर्नमेंट क्या लेके आ रही है, क्या एक्शन लिया गवर्नमेंट ने, क्या रूल बनाया है, सब चीजें पता चलती है। ये गवर्नमेंट को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए कोशिश करती है कि भाई सिटीजन को सब कुछ पता होना चाहिए, गवर्नमेंट की पूरी इंफॉर्मेशन लोगों के सामने होनी चाहिए। तो इसलिए इसका नाम है इंफॉर्मेशन फेज। तो पहली फेज क्या कि गवर्नमेंट अपनी इंफॉर्मेशन को क्या करेगी, ऑनलाइन करेगी, वेबसाइट के थ्रू लोगों तक पहुंचाएगी, पहला इंफॉर्मेशन फेज। आगे चलोगे, अब गवर्नमेंट इंटरेक्शन स्टार्ट करेगी, तो इसको इसलिए बोला है इंटरेक्शन फेज। इंटरेक्शन मतलब गवर्नमेंट इंटरेक्ट करेगी सिटीजन के साथ डिजिटल इंटरफेसेस के थ्रू, लाइक वेबसाइट के थ्रू, अपने मोबाइल ऐप के थ्रू। वहां पे गवर्नमेंट लोगों के साथ उनकी सुनेगी, ठीक है, कोई फॉर्म वगैरह देगी, उसको फिल करने के लिए बोलेगी कि आपको ये फिल करना है, आपकी प्रॉब्लम बतानी है, क्या दिक्कत है, क्या चीज है, उनसे साथ इंटरेक्ट करेगी, उनकी प्रॉब्लम को समझेगी, ठीक है। ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एक तरीके से वन वे एक्सचेंज हो सकता है, ये टू वे, जहां पे गवर्नमेंट उनकी बातें भी सुन रही है और वो अपनी बातें कह भी पा रहे हैं। तो ये क्या है, इंटरेक्शन हो रहा है किसका, गवर्नमेंट का सिटीजन के साथ। तो ये इसलिए हम बोलेंगे इंटरेक्शन फेज। आगे चलते हैं ट्रांजेक्शन फेज। ट्रांजेक्शन मतलब अब तुम क्या करोगे, जितना भी ट्रांजेक्शन होता है, पैसे को जितना भी लेन देन होता है वो ऑनलाइन हो जाएगा। लाइक तुमको गवर्नमेंट का कोई बिल वगैरह पे करना है, कोई टैक्स वगैरह देना है, या तुमको
ये सब चीज मतलब पैसे वगैरह भरने हैं, पैसे से रिलेटेड है, कोई फॉर्म के पैसे भरने हैं, तो ये सब तुम ऑनलाइन कर सकते हो, तुमको कोई गवर्नमेंट ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। ये सब जितना भी मनी का जहाँ पे ट्रांजेक्शन होता है, ये सब क्या हो जाएगा, आपका ऑनलाइन हो जाएगा, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, ट्रांजेक्शन फेज बोलते हैं। देन इसके बाद आप आगे चलोगे, ये होगा ट्रांसफॉर्मेशन फेज। ट्रांसफॉर्मेशन अब मतलब पूरा डिपार्टमेंट डिजिटलाइज कर दिया जाएगा, गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट है उनको इंटरकनेक्ट कर दिया जाएगा। वेबसाइट ऐप के थ्रू जो सिटीजन है वो देख पाएंगे गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट क्या सर्विस ले पा रहे हैं, गवर्नमेंट की सर्विसेज को असेस कर पाएंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, अब अपने आप को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर चुकी है किसके अंदर, ई गवर्नेंस के अंदर, ई गवर्नमेंट के अंदर। तो ये हो गए हमारी चारों के चारों फेज। पहला कौन सा है, इन्फॉर्मेशन। दूसरा कौन सा है, इंटरेक्शन। तीसरा कौन सा है, जल्दी से बताओ, पैसे देने वाला, ट्रांजेक्शन। एंड फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन। समझ में आया? आगे चलते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है यार ई गवर्नेंस का। जो पेपर वर्क होता है ना, बहुत सारे पेपर धरे रहते हैं ऑफिस में, वो सब रिड्यूस हो जाता है। पूरा कंप्यूटर में क्या होता है, स्टोर होती है पूरी इंफॉर्मेशन, कभी भी तुम कहीं भी ले सकते हो। तो पेपर वर्क तो सबसे पहले कम होता है। क्वालिटी ऑफ सर्विस लोगों तक दी जाती है, कहीं ना कहीं ई गवर्नेंस जो कि गवर्नमेंट की सर्विस डिलीवरी को क्या करता है, अकाउंटेबल बनाता है, रिस्पॉन्सिबल, सेंसिटिव बनाता है। यहाँ पे गवर्नमेंट ट्राई करती है अपनी सर्विस को, उसकी जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने में। ठीक है, कि लोगों तक जो क्वालिटी है सर्विस की वो अच्छे से अच्छी जाए। ठीक है, हर कोई असेस कर पाए। जो हायरार्की होती है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लेकर आई है, अब पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑफिस से ऑफिस से ऑफिस से ऑफिस चलेगा, बहुत सारे ऑफिस का रोल बढ़ेगा। तो ये हायरार्की बंद हो जाती है, सब चीजें आपको ऑनलाइन मिल जाती है, जाके आप सब चीजें कर सकते हो। ये एफिशिएंसी को क्या करता है, अनकरेज करता है। ठीक है, देन उसके बाद चेंज इन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर, ये कहीं ना कहीं जो प्रशासन का कल्चर होता है उसको पूरा चेंज कर देता है। ई गवर्नमेंट जो अनकरेज करता है कि जो ब्यूरोक्रेट्स है, अब उनका जो कल्चर है कहीं ना कहीं वो अकाउंटेबल हो रहा है, ओपननेस हो रहा है, इंटेग्रिटी, फेयरनेस, इक्विटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जस्टिस बढ़ रहा है। ठीक है, तो ई गवर्नेंस जो कि हमारा इफेक्टिव और रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर बनाता है, ना कि मोनोलोपी वाला बनाता है। आया समझ में? ये तो पूरा आपका फर्स्ट सेकंड चैप्टर रहा। तो सेकंड चैप्टर से ई गवर्नेंस से कुछ भी क्वेश्चन आता है तो पूरा कॉपी पेस्ट ये सारी चीजें कर देने का 20 नंबर के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं थर्ड यूनिट में। थर्ड यूनिट, लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑफ आईसीटी एंड ई गवर्नेंस। तो आपको कुछ पॉलिसीज बतानी है आईसीटी से रिलेटेड, ई गवर्नेंस से रिलेटेड। मेनली इसमें 10 नंबर का क्वेश्चन आता है कि जी आपको बताना है एनईजीपी प्लान के बारे में, या फिर आपको बताना है किसके बारे में, कहाँ पे गया, एनपीई 2019 वाला प्लान के बारे में, या फिर डिजिटल इंडिया के बारे में। तो ये सब आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेनली। ठीक है भाई, तो बता देने के तो नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, जिसको हम एनईजीपी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, एनईजीपी 2006 वाला। ओके, एक मिनट यार, बोलते बोलते गलत सूख गया है मेरा। हाँ जी, तो ये हमारा क्या है कि एनईजीपी जो ये 2006 वाला है, इसको लॉन्च किया गया था कब, 2006 में। पीछे पता चल रहा है 2000 लिखा हुआ है, तो उसमें ही हमारा लॉन्च होगा। ये गवर्नमेंट का एक मेजर इनिशिएटिव है, जहाँ पे गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है, हमारा जितना भी इंडिया के अंदर वो पोटेंशियल बनाना चाह रही है इंफॉर्मेशन मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को कहीं ना कहीं इफेक्टिव, ट्रांसपेरेंट और रिलायबल गवर्नेंस बनाना चाह रही है। मतलब गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन आईटी सेक्टर को डेवलप करना चाह रही है, सिंपल सा मतलब है। ठीक है, गवर्नमेंट के पास इतना पोटेंशियल होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे आईसी सेक्टर डेवलप हो पाए। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइड करना, गवर्नमेंट की जितनी भी सर्विसेज है वो सिटीजन तक अच्छे से पहुंचे, और जो गवर्नमेंट की जितनी भी सर्विस डिलीवरी है वो असेसिबल हो, इफेक्टिव हो, अफोर्डेबिलिटी हो। ठीक है, उसके अंदर असेसिबिलिटी हो, एफिशिएंसी हो, अफोर्डेबिलिटी हो, ये कुछ ऐसे नाम है जो आपको याद करने ही पड़ेंगे और बहुत ज्यादा काम आएंगे आपको। बीपैक 172 में भी काम आएंगे और इसके अंदर भी काम आएंगे। तो ठीक है, तो बीपीएससी 102 में भी आपने, यार क्या बोल रही हूँ मैं, वो ई गवर्नेंस में पढ़ा होगा और यहाँ पे भी काम आ रहा है। ठीक है, तो ठीक है भाई, तो हम पढ़ते हैं इसको। एक सेकेंड यार, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ, तो आगे बात करते हैं हम, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्या करना, भाई जल्दी से बताओ, एसेसिबिलिटी, इफेक्टिव, अफोर्डेबिलिटी की ऑब्जेक्टिव इसका पढ़ते हैं। तो एमएमपी, मिशन मोड प्रोजेक्ट। तो एनईजीपी के
अंडर 27 स्पेशल प्रोजेक्ट आता है, जिनका जिनका एम है कि डिफरेंट एरियाज को क्या करना है, इंप्रूव करना, वहां पे जो सर्विस दी जाती है लोगों तक उनको इंप्रूव करना। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी सर्विस दी जाती है, एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी सर्विस दी जाती है, हेल्थ केयर से रिलेटेड, इन सबको इंप्रूव करना, ये इसका मिशन मोड प्रोजेक्ट का एम है। कॉमन सर्विस सेंटर, कम से कम 1 लाख सेंटर सेटअप किए गए हैं किसके अंदर, विलेजेस के अंदर, जो प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट की सर्विसेज को। ठीक है, तो 1 लाख से ज्यादा सेंटर कहाँ पे, विलेजेस के अंदर है, जो कि गवर्नमेंट की सर्विस को प्रोवाइड करते हैं, जैसे बिल पेमेंट, ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये सब चीजें। स्टेट डाटा सेंटर, ये डाटा सेंटर होते हैं हर एक स्टेट में, ये हेल्प करते हैं मैनेज करने में, डिलीवरी को पहुंचाने में, वो भी इलेक्ट्रॉनिक सर्विस के थ्रू, मतलब इलेक्ट्रॉनिक जितनी भी सर्विस है उनको इलेक्ट्रिकली फॉर्म में ये पहुंचाते हैं। ठीक है, ट्रेनिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो गवर्नमेंट के वर्कर्स होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है, वो उस बेटर यूज कर सके टेक्नोलॉजी को, इसलिए और सपोर्ट कर सके ई गवर्नेंस के प्रोजेक्ट को। अब तुमने कहीं ना कहीं किसी एम्प्लॉयमेंट को बैठा दिया है कंप्यूटर पे, लेकिन उसको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, तो कैसे होगा, तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, पहला एमएमपी, सीएसएस, सीडीसी, पहला 27 प्रोजेक्ट बने हैं जो एग्रीकल्चर, एजुकेशन, इन सबकी सर्विस डिलीवरी को इंप्रूव करता है। 1 लाख से सेंटर है सबसे ज्यादा, जो कि गवर्नमेंट की जितनी भी सर्विसेज होती है उनको प्रोवाइड करता है। डाटा, स्टेट डाटा सेंटर, ये डाटा सेंटर कहीं ना कहीं हर एक स्टेट में जो मैनेज करते हैं और डिलीवरी को, इलेक्ट्रॉनिक सर्विस को इफेक्टिवली बनाते हैं, मतलब जो सर्विस दी जाती है उनको इफेक्टिव करते हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को क्या करी जाती है, क्या करी जाती है, जल्दी से बताओ, ट्रेनिंग दी जाती है। अचीवमेंट क्या है कि जो सर्विस है ना वो बहुत ज्यादा अवेलेबल हो गई है, लोग उसको अफोर्ड कर पाते हैं, लोगों को मिल पा रही है यार। ठीक है, रूरल एरिया में तो स्पेशली करप्शन बहुत कम हो गया है, ट्रांसपेरेंसी, गवर्नमेंट की पूरी इन्फॉर्मेशन लोगों के सामने है, जो सर्विस है वो लोगों तक क्यों पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब वो नहीं हो रहा है, हरारकी नहीं रहा है, पेपर वर्क रिड्यूस हो चुका है। अब जो ये पॉलिसीज बनती है, डिजाइन करती है गवर्नमेंट लोगों की नीड्स के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट को पता है लोगों की नीड्स क्या है। गवर्नमेंट, हमने देखा ना कि गवर्नमेंट कुछ ऐप, वेबसाइट, पोर्टल के थ्रू लोगों के साथ इंटरेक्ट करती है, कुछ एप्स के थ्रू, तो वही है कि गवर्नमेंट को पता चल गया है लोगों की जरूरतें क्या है, तो वही सारी चीजें उनके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट क्या बनाती है, सर्विस देती है। चैलेंजेस ये है कि भाई देखो, अभी भी रूरल और अर्बन एरिया में बहुत बड़ा गैप है टेक्नोलॉजी को लेकर, इंटरनेट को लेकर। भाई नेट ही नहीं चलता, गांव में जाके देखो तो मेरा तो फोन डब्बा बन जा चुका है, बंद, चलता ही नहीं है मेरा फोन। इंटीग्रेशन इशू, सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि कनेक्ट करना सर्विसेज को, जो अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उनकी, उन डिपार्टमेंट को कनेक्ट करना, ये सबसे बड़ा है। सस्टेनेबिलिटी, टेक्नोलॉजी को अपडेट करते रहना, ये एक बहुत बड़ा दिक्कत है। तो ये हमारा एनजीपी हो गया, जहाँ पे मतलब गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपनी सर्विसेज को इंप्रूव कर रही है कि लोगों तक वो भाई डिलीवर हो, अच्छे हो। तो गवर्नमेंट इस चीज में टेक्नोलॉजी का यूज कर रही है, जहाँ पे गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज को क्या करे, असेसिएबल, ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव बना सके। समझ में आया? आगे चलते हैं, नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स 2019 वाला। तो ये क्या है, तो ये एनपीई इलेक्ट्रॉनिक जो है, ये हमारा क्या है, एनईपी 2019 वाला ये प्लान है किसका, गवर्नमेंट का, इंडियन गवर्नमेंट का, जहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट, एक सेकेंड यार, एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ जी, हम कहाँ पे थे, तो हम अपना नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स पे। तो नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसको हम एनपीई बोलते हैं। तो ये एनईपी जो है ये क्या है, तो एनईपी हमारा जो कि नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स है, 2019 के अंदर गवर्नमेंट इस प्लान को लेके आई थी। यहाँ पे जो इंडियन गवर्नमेंट है वो क्या चाहती है कि इलेक्ट्रॉनिक्स को ज़्यादा से ज़्यादा बनाना चाहती है, इंडिया के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स बने, हम लीडर बन जाए इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हम इलेक्ट्रॉनिक्स को मैन्युफैक्चर करें। मेन गोल क्या है कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स बनाना है, किसके अंदर, इंडिया के अंदर प्रोड्यूस करना है इलेक्ट्रॉनिक्स, ना कि दूसरी कंट्री से मंगाना है। लैपटॉप वगैरह यार खुद बनाओ ना, क्यों दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंड हो। ज्यादा से ज्यादा हमको बाहर भेजना है यार, अब भेजना है, अब वहां पे बेचना है, खरीद बहुत लिया, अब अपने एक्सपोर्ट को इंक्रीज करना है, जॉब क्रिएट करना है। इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए क्या करना है, प्रोवाइड करना है जॉब्स अपॉर्चुनिटी, एनकरेज करना है न्यू आइडियाज के लिए, सपोर्ट करना है रिसर्चेस को, इनोवेशंस को, किसके अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, मेक करना है इलेक्ट्रॉनिक पार्ट इन इंडिया के अंदर, प्रोड्यूस करना है जितने भी पार्ट्स होते हैं, सेमी कंडक्टर्स होते हैं, उनको हम क्या करें, अपने यहाँ पे बनाए। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं, चिप होती है, सेमी कंडक्टर होती है, हम दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंड है, तो इलेक्ट्रॉनिक के जो पार्ट्स है ना उनको भी खुद बनाए, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हम खुद बनाए। ठीक है, और कहीं ना कहीं सिंपली रूल रखे और इनिशिएटिव्स ले जिस जो कि अट्रैक्ट करे किसी बिजनेस को, और जो भी हम यूज करें, प्रैक्टिस करें, वो इको फ्रेंडली होनी चाहिए, ना कि हमारे इन्वायरमेंट को वो हार्म करे। ठीक है,
तो जितनी भी हम प्रैक्टिस करें इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, वो क्या होनी चाहिए, प्रमोट करें इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिस को। रिजल्ट क्या है कि अब हम ज्यादा मतलब प्रोड्यूस करने लगे हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंडिया के अंदर मेड बनने लगा है, इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक्स का लैपटॉप कंप्यूटर ये सब चीज हम खुद बना रहे हैं, ठीक है। और हायर एक्सपोर्ट, अब एक्सपोर्ट वो बढ़ रहा है, हम रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हमको ये मिलेगा, हम बाहर बेचेंगे, अब हमारा कंप्यूटर लैपटॉप बाहर जाएगा, फोन वगैरह सब बाहर जाएगा, हम खुद नहीं खरीदेंगे। जॉब क्रिएट करना है, अब ये बना रहे हैं तो लोगों को जॉब तो देनी पड़ेगी, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है, बेटर टेक्नोलॉजी का यूज करना है, ऐसे नहीं डब्बा होनी चाहिए नहीं भाई, एडवांस करना है, लेस इंपोर्टिंग, बाहर से बहुत कम खरीदना है, डिपेंड नहीं रहना दूसरों के ऊपर। तो यही है कि एनएपी 2019 वाला मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करना है, इसका एम है कि टॉप डेस्टिनेशन हमको लेकर आना है किसके अंदर, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमको फोकस करना है, जॉब क्रिएट करने में, प्रमोट करने में इनोवेशन, और अपना एक्सपोर्ट इंक्रीज करने में, ठीक है, और सपोर्ट करता है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली इन सब चीजों को, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया भाई क्या है, डिजिटल इंडिया गवर्नमेंट का एक प्लान है, जहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही है कि इंडिया को डिजिटल और स्मार्ट बनाने की कोशिश कर रही है। इसके तीन गोल है कि इंटरनेट और मोबाइल फोन भाई सब पे होना चाहिए। गवर्नमेंट चाहती है कि इंटरनेट हर कोई इजीली यूज कर सके, वो चाहती है कि हर एक लोगों के पास, पीपल्स के पास अपना खुद का मोबाइल फोन होना चाहिए और बैंक अकाउंट होना चाहिए। बच्चों से बोलो, बच्चों के पेरेंट्स से बोलो कि मोबाइल फोन होना चाहिए, पता चल जाएगा तुमको, है ना। तो मोबाइल फोन सभी के पास होना चाहिए, उनके पास अपना बैंक अकाउंट होना चाहिए। गवर्नमेंट की सर्विसेज को ऑनलाइन करने की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि गवर्नमेंट अपनी पूरी पब्लिक सर्विस को ऑनलाइन प्रोवाइड करे, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स हो गए, सर्टिफिकेट वगैरह सब ऑनलाइन हो, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा हेल्पिंग पीपल्स लर्न अबाउट टेक्नोलॉजी, और हेल्प करके लोगों को सिखाने में टेक्नोलॉजी के बारे में। गवर्नमेंट बोल रही फोन दो, लेकिन फोन चलाना नहीं आता तो क्या फायदा, ठीक है। तो लोगों को चलाना भी आना चाहिए, इस चीज में गवर्नमेंट उनको टीचिंग भी देती है, टीचिंग भी प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये चाहती है कि हर कोई समझ सके, हर कोई यूज कर सके किसका, टेक्नोलॉजी का अच्छे से, और समझ सके कि कैसे इनका यूज करके उनकी जो लाइफ है वो बेटर बन सकती है, ठीक है। अब इसके अंदर 9 पिलर आपको याद रखने हैं। तो पहला तो भाई इंटरनेट हर जगह पहुंचाना, श्योर करना कि हर एक मोबाइल फोन में ये असेस कर सके, पब्लिक इंटरनेट हर कोई असेस कर सके, ठीक है, फ्री हो, ई गवर्नेंस हो, गवर्नमेंट टेक्नोलॉजीज का यूज करे, अपनी सर्विस को डेवलप करे, ई क्रांति जहाँ पे टेक्नोलॉजीज का यूज किया के डिलीवरी सर्विस लोगों तक पहुंचाई जाए, इन्फॉर्मेशन सभी तक होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को खुद बनाए इंडिया के अंदर, और आईटी जॉब क्रिएट करे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं तो उनके अंदर हम जॉब भी दे लोगों को, और कहीं ना कहीं ऐसे प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है जिससे हम इंडिया को और डिजिटल बना सके जल्दी से जल्दी। तो ये हमारे 9 पिलर इसके अंदर होते हैं, आए समझ में। आगे चलते हैं यूनिट 4 पे, रोल ऑफ आईसीटी इन एडमिनिस्ट्रेशन। आईसीटी का एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या काम है, और इसको थोड़ा धीरे कर लो। रोल इन आईसीटी इन एडमिनिस्ट्रेशन, तो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आईसीटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या है, तो आईसीटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये हेल्प करता है एडमिनिस्ट्रेशन को बेटर फास्टर बनाने में 3 वे से। पहला इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो अब जो फाइल है ना वो जल्दी से फास्टर हैंडल होने लगी है, जो फाइल है बहुत जल्दी मूव होने लगी है, डिले होना कम हो गया है। पहले इस ऑफिस में जा रहे फिर इस ऑफिस में, अब कंप्यूटर से सीधा चेक करो, हो गया काम। इजी स्टोरेज, अब तुम इतनी इंफॉर्मेशन को एक फाइल में अब स्टोर नहीं करना, इलेक्ट्रॉनिक सब स्टोरेज है, इजीली होता है फाइंड करने में, ढूंढने में, मैनेज करने में सारी इंफॉर्मेशन को। बेटर कम्युनिकेशन हो गया है, ठीक है, अब टीम वर्क कहीं ना कहीं इंप्रूव हो गया क्योंकि आप बात कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो। ऑटोमेटिक टेक्स्ट, मतलब अगर आपको लीव लेना है, उसके लिए अप्लाई करना है तो इलेक्ट्रॉनिकली आप कर सकते हो, ठीक है, सेव होता है फिर टाइम। मॉडर्न ऑफिस, अब पेपर वर्क काम खत्म हो चुका है, कंप्यूटर पे सारी चीजें हैं जहाँ पे हर एक चीज क्या हो गई, इफेक्टिव हो गया। तो एडमिनिस्ट्रेशन अंदर से ऐसे चेंज हुआ है। तो पहला तो ये इन्होंने ये बताया, ट्रेडिशनल और पहला जो इलेक्ट्रॉनिक एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब पहला जो एडमिनिस्ट्रेशन था अब का, पहले थी पेपर फाइल वर्क बहुत ज्यादा, अब है कंप्यूटर फाइल। पहले बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स पीछे आता था, लेकिन अब बहुत जल्दी आने लगा है। मैनुअल वर्क ज्यादा था, अब ऑटोमेटिक वर्क है। प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग में इंफॉर्मेशन सिस्टम, अब कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन आपकी पूरी स्टोर हो जाती है किसके अंदर, किसके अंदर, पूरा इलेक्ट्रॉनिक के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर, ठीक है, जहां पे यूज किया जाता है उसको डिसीजन मेकिंग के अंदर। जीआईएस, जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये ऐसे मैप्स होते हैं, डाटा होते हैं जिनसे हम क्या करते हैं, हेल्प करते हैं हमको किसी भी प्लान को बनाने के लिए, जैसे कोई टाउन डेवलपमेंट करना है, कोई रिसोर्स को मैनेजमेंट करना है, तो उसमें हमारा हेल्प करेगा। नेटवर्क कनेक्टिविटी, ये लिंक करता है गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को इजी क्या करने में, कम्युनिकेशन करने में, ट्रांसफर करने में कोई डाटा वगैरह। वीडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग, तो यहाँ पे आप कोई भी मीटिंग वगैरह करना है किसी भी मिनिस्टर के साथ वहाँ पे कर सकते हो, किसी भी ऑफिसर के साथ कोई भी डिसीजन वगैरह लेना है ट्रैवल किए बिना ही आप कर सकते हो। सर्विस डिलीवरी ऑनलाइन हो चुकी है, लोगों तक इन्फॉर्मेशन मिलने लगी है।
इंटीग्रेट कर दिया, एक पोर्टल पे गवर्नमेंट की सारी चीजें मिल जाती है, आपको जगह जगह घूमना नहीं पड़ता। ठीक है, वन स्टॉप शॉप, एक सेंटर, जैसे ई सेवा केंद्र किसका, आंध्र प्रदेश का, और फ्रेंड सेंटर केरला का, ये प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट की वेरियस सर्विस को एक स्पॉट पे। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपको जब सर्विस अच्छी नहीं मिल रही है तो उसके लिए आप कंप्लेन भी कर सकते हो, ग्रीवेंस सिस्टम भी है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। बेनिफिट क्या है, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी होता है, एफिशिएंसी हो रहा है, बेटर सर्विस लोगों तक पहुंचने लगी है। तो ये हमारा पूरा आईसीटी के अंदर हो गया। आगे चलते हैं यूनिट 6 पे। यूनिट 6 जहाँ पे हमारा बोला जाता है कि आईसीटी एप्लीकेशन इन रूरल डेवलपमेंट, कि आपने आईसीटी का यूज करके कैसे अप्लाई करके इनका आप रूरल पे डेवलपमेंट कर सकते हो, मतलब गांव के विकास को बढ़ा सकते हो। तो आईसीटी क्या होता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कि आप इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन का टेक्नोलॉजी का यूज करके गांव को विकास कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आप कहीं ना कहीं इंपावर कर रहे हो रूरल की कम्युनिटीज को, इनहेंस कर रहे हो उनकी कैपेसिटी प्रॉब्लम सोल्व करने में और उनकी लाइफ को इंप्रूव करने में। आईसीटी जो कि क्या करता है, एक रोल प्ले करता है, सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है क्या करने में, अचीव करने में ऑब्जेक्टिविटी को। लाइक आप पॉवर्टी को खत्म करना है, पॉवर्टी को खत्म करना है, फूड सिक्योरिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है रूरल एरिया में। तो ये कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव है ना जिनके अंदर आईसीटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लर्निंग एंड इनोवेशन कैपेसिटी, आईसीटी हेल्प करता है जो रूरल कम्युनिटीज है वो डेवलप कर पाए लर्निंग इनोवेशन कैपेसिटी, मतलब ये प्रोवाइड करता है कि वो इंफॉर्मेशन असेस कर सके, नॉलेज असेस कर सके, आपको लर्निंग रिसोर्सेज मिलेंगे। ठीक है, जहां पे आप क्या कर सकते हैं, एक्वायर करते हो नए स्किल को, आप इन्फॉर्म रहोगे। अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है तो आपके पास सब कुछ है, ये समझो, आप इंफॉर्मेशन आपके हाथ में है। ठीक है, और आप नई सर्कमस्टांसेस, कोई चेंज आएगा, कोई नई सिचुएशन आएगी, उसको भी अडॉप्ट कर पाओगे। टेक्नोलॉजी कैपेसिटी बिल्डिंग, ये काफी जरूरी है गवर्नमेंट जो मतलब जो रूरल पीपल्स हैं उनकी कैपेसिटी डेवलप करने में, कि अगर वो टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं तो उनकी कैपेसिटी भी डेवलप हो सकती है। उनको ट्रेनिंग देना, उनके लिए एजुकेशन प्रोग्राम लेकर आना जो कि उनकी स्किल को इम्प्रूव करेगा। ठीक है, जहाँ पे वो अच्छे से आईसीटी टूल को यूज कर पाएंगे इफेक्टिवली। ग्रीन टेक्नोलॉजी इंश्योर करते हैं जो इकोनॉमिक इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी है। ग्रीन टेक्नोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट है। देखो भाई क्या है, अडॉप्शन ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी इज क्रूशियल, मतलब अगर तुमको इंश्योर करना है इकोनॉमिक और इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी, कि तुमको अपना डेवलपमेंट भी करना है और अपनी इन्वायरमेंट को भी सेफ रखना है, तो इसलिए आपको ग्रीन टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना पड़ेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। दिस टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी है, फोकस करती है रूरल रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूज करने में, मैक्सिमाइज करने में इन्वायरमेंट इम्पैक्ट को। ठीक है, सॉरी, मिनिमाइज करने में कि कम से कम हम गवर्नमेंट इन्वायरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट डालें, और प्रमोट करने में सस्टेनेबिलिटी को। पार्टिसिपेटरी अप्रोच है, आईसीटी जब गवर्नमेंट यूज करेगी गवर्नमेंट के रूरल डेवलपमेंट के लिए, तो कहीं ना कहीं ये एक्टिव पार्टिसिपेशन को एफर्ट डालेगा कि लोग क्या करें, पार्टिसिपेट करें। ठीक है, जैसे वॉलंटरी एजेंसी आएगी, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड ग्रुप आएगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस आएंगे, फाइनेंशियल एजेंसीज आएंगी। तो ये सब क्या होगा, ये इन्वॉल्व करेंगे गवर्नमेंट की पॉपुलेशन को। ठीक है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, लोगों को पता चलेगा चीजों के बारे में। इकोनॉमिक बेनिफिट, आईसीटी का अप्लाई करके रूरल एरिया में हम जनरेट कर सकते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। इसका यूज कर सकते हैं हमारी जैसे लोकल रिसोर्सेज का यूटिलाइज करके हम लोगों तक एम्प्लॉयमेंट पहुंचा सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सब लोगों को इन्फॉर्म कर रहे हैं, उनको एजुकेशन दे रहे हैं आईसीटी के बारे में और हम अपने सस्टेनेबल कर रहे हैं, ये सब चीजें नहीं, हम बेनिफिट, इकोनॉमिक बेनिफिट भी दे सकते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट भी उनके लिए जनरेट कर सकते हैं। एग्रीकल्चर के अंदर तो बहुत सारे ऐसे वेस हैं जिससे हम इनहेंस कर सकते हैं एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस को, रूरल के डेवलपमेंट को, फूड सिक्योरिटी को खत्म करने के। तो पहला है हमारा AIS, एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन सिस्टम, मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलती है। एक ऐसा सिस्टम है, ये प्रोवाइड करता है कि आप वेरियस एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन पूरा ले सकते हो। आप ये ऑफर करता है डाटा, नॉलेज, जितना भी फार्मिंग से रिलेटेड होता है, मार्केट के इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, वेदर से रिलेटेड, जो भी आपका एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट डालती है, जितनी भी चीजें, मार्केट, वेदर, फार्मिंग प्रैक्टिस, इन सब से रिलेटेड आपको पूरा इंफॉर्मेशन कहाँ पे मिलेगा, एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन सिस्टम पे। ये फार्मर को इन्फॉर्म रखते हैं, सॉरी, फार्मर्स इस इंफॉर्मेशन का यूज करके कहीं ना कहीं वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन अडॉप्ट कर पाता है अपने क्रॉप मैनेजमेंट के लिए, पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, मार्केट स्ट्रेटेजीज के लिए। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन का यूज करके एक फार्मर अपनी एग्रीकल्चर, जो अपनी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है उनके लिए अच्छा कुछ कर पाता है, क्रॉप को अच्छे से मैनेज कर पाएगा, जो उसको नॉलेज होगा क्या करना है क्या नहीं करना, क्या अच्छा रहेगा मेरे लिए, मेरी सॉइल कैसी है उसके लिए, पेस्ट को कंट्रोल कर पाएगा और मार्केट की स्ट्रेटेजी को भी समझ पाएगा, उस अकॉर्डिंग ही वो कोई क्रॉप वगैरह उगाएगा।
मॉनिटराइज नेचुरल रिसोर्सेज एंड इन्वायरमेंट इम्पैक्ट। ये क्या होता है? ये आईटी टूल है, ठीक है, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो? रिमोट सेंसिंग एंड ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये इनेबल करता है मॉनिटराइज करने में नेचुरल रिसोर्सेज को और इन्वायरमेंट इम्पैक्ट को, ठीक है, मतलब मॉनिटराइज करता है जो आपके वहां पे रिसोर्स है उसको देखता है, और इन्वायरमेंट इम्पैक्ट कितना पड़ेगा उस पर देखता है। ये इन्फॉर्म करता है कि देखो भाई, अगर आप ये चीजें उगाओगे, ठीक है, अगर आप यहाँ पे राइस उगाओगे, तो भाई आपका जो ये पानी है ना, ये कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। आपकी सॉइल को चाहिए बहुत सारा पानी, ठीक है, तो यहाँ पे जो राइस है वो नहीं उग सकता। तो कहीं ना कहीं उनको इन्फॉर्मेशन देगा कि कहीं आपके इन्वायरमेंट को डिग्रेड हो जाएगा, आपका सॉइल इरोड हो जाएगा, डिफोरेस्टेशन हो जाएगा, जो इफेक्ट करते हैं हमारी एग्रीकल्चर को, ठीक है, कुछ ऐसे फैक्टर जो हमारी एग्रीकल्चर को भी इफेक्ट करते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन देगा। पहला, वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड दे रहा है, लेकिन जो इन्वायरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है उनके ऊपर ये बता रहा है नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे अच्छे से यूटिलाइज करना है, कौन सा नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करना है, इसके बारे में हमारा ये मॉनिटराइज नेचुरल रिसोर्सेज और इन्वायरमेंट इम्पैक्ट बता रहा है, ठीक है। आगे बात करते हैं एजुकेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये आईसीटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लर्निंग और नॉलेज मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने में, किसके अंदर? एग्रीकल्चर के अंदर, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस एजुकेशन होता है, मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव करता है नॉलेज डेवलपमेंट प्रोसेस में। ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है स्किल डेवलपमेंट का, नॉलेज शेयर करने का, किसके? फार्मर्स के बीच में, ठीक है। एक्सटेंड करता है जो हमारे वर्कर्स है, फार्मर्स है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उनके बीच में इंफॉर्मेशन पहुंचाने का, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मर को इन्फॉर्मेशन दी जाती है और फार्मर भी कहीं ना कहीं अपनी नॉलेज को शेयर करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। नेटवर्किंग, आईसीटी जो कि कम्युनिटी होती है जहाँ पे एक्सचेंज की जाती है इन्फॉर्मेशन नॉलेज, जो डेवलप करता है कि आपका पूरा लर्निंग बढ़े, ठीक है। इस नेटवर्क के अंदर आपको पूरा नॉलेज मिलता है अपनी फार्मिंग एग्रीकल्चर के बारे में। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ये डीएसएस, ये एक ऐसा इसके अंदर आप डाटा का यूज करते हो, इन्फॉर्मेशन का यूज करते हो, क्या करने में? एक रिलेवेंट नॉलेज देने में, ठीक है। ये हेल्प करता है कोई भी डिसीजन मेकिंग करने में एग्रीकल्चर में। ये सिस्टम आपका हेल्प करेगा एक ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको आप एक्सटेंडेबल नॉलेज में क्या कर सकते हो? कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब एक रिलायबल इंफॉर्मेशन पहुंचाना आप तक, ठीक है। तो ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाती है। जितना याद है उतना याद कर लेना, इतना कुछ है नहीं कि एक एक चीजें याद कर रहे हो, नहीं, थोड़ा बहुत अपने दिमाग में रखो कि आईसीटी का यूज करेंगे तो कैसे एग्रीकल्चर को डेवलप कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, तो खुद से लिखने की कोशिश करना है इसमें। प्रजा, प्रजा क्या है? प्रजा मीन सिटीजन, लोकल लैंग्वेज में सिटीजन बोला जाता है। ये एक प्रोजेक्ट है जहाँ पे गवर्नमेंट का एम है कि लोगों तक जो गवर्नमेंट की सर्विस है वो असेसेबल हो, ठीक है, एम्पावर किया जाए, ठीक है। और किसका यूज करके? लोगों को, किसका यूज करके? टेक्नोलॉजी का। स्टार्ट होता है वेस्टर्न गोदावरी से, ठीक है, जो वेस्टर्न गोदावरी है वहां से, इंडिया के अंदर वहां से स्टार्ट होता है प्रोजेक्ट। प्रजा क्या करता है? ये सेटअप से वेब इनेबल किसॉक्स का, जिसको हम प्रजा सेवक केंद्रम बोलते हैं। ये जो केंद्रम है ये रूरल एरिया में मेनली काम करता है, ब्लॉक और विलेज लेवल पे, जो किसों के कनेक्ट होता है इंटरनेट के थ्रू। ये रन करते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइड नेटवर्क को, किससे कनेक्ट करते हैं? सेंट्रल सर्वर से, ठीक है, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं सेंट्रल सर्वर से। ये कहीं ना कहीं वेरियस सर्विस के बारे में सिटीजन को ऑफर करता है, सॉरी, जितनी भी गवर्नमेंट की सर्विसेज है उनको ऑफर करते हैं सिटीजन को। यहाँ पे इशू करना, सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना लोगों को, इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के प्रोग्राम के बारे में, ठीक है, और इंटरेक्शन कराना सिटीजन का गवर्नमेंट से, तो ये सब चीजें किसके अंदर, इसके अंदर दी जाती है। ये हेल्प करते हैं लोगों का कि वो कैसे गवर्नमेंट की सर्विस को इजीली असेस कर सकते हैं। इसका प्रोजेक्ट का जो गोल है कि विलेजर्स को नॉलेज बना के रखना, विलेज को किस में कन्वर्ट करना, एक नॉलेज हब में, कि जो गांव के लोग हैं उनको भाई पता है, उनको सारी नॉलेज है, ठीक है, उनको कनेक्ट करना पूरे वर्ल्ड से। इनकरेज करते हैं कि जो रूरल ई कॉमर्स है वो बढ़े। क्रिएशन करते हैं ऑनलाइन कम्युनिटीज का विलेज के अंदर। तो ये प्रोजेक्ट द नो मतलब ये जानता है कि हर एक चीज कंप्यूटर पे अच्छी नहीं होती है, लेकिन जो ओल्ड फैशन है, जो ओल्ड फैशन वेज है, वो हम आना की हेल्प करते हैं, लेकिन हम आईसीटी का यूज करके आज काफी चीजें क्या कर सकते हैं? अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। हम गवर्नमेंट की सर्विस को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, उनको असेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब होगा एजुकेशन अवेयरनेस से। तो ये सब हमारा प्रजा के अंदर था। सजेशन कुछ बता दो भाई, ये आपको कंक्लूजन में काम आएगा कि आप कुछ भी कर लो, कितना डेवलपमेंट कर लो एग्रीकल्चर पे, रूरल डेवलपमेंट, जब तक आप लोकल पीपल को इन्वॉल्व नहीं करोगे कुछ डेवलप नहीं होगा। गांव के एरिया में कुछ डेवलप नहीं होने वाला। हर किसी का हेल्प करना है, लोगों की नीड्स को समझना है कि लोगों की जरूरतें क्या है, फार्मिंग के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि गाँव में सबसे ज्यादा फार्मिंग ही होती है। जॉब्स क्रिएट करना है। तुम लोगों को बैठा के आधे घंटे तक लेक्चर दे रहे हो, कुछ फायदा नहीं है भाई। 1.5-2 घंटे तक उनका टाइम वेस्ट कर रहे हो। पहले गांव में इतना सारा काम होता है, उनको जॉब दो, इनको एम्प्लॉयमेंट दो, हर किसी को सिखाओ,
ठीक है, रूरल एरिया में हर किसी को सिखाओ कंप्यूटर कैसे यूज करना है, इंटरनेट का कैसे यूज करना है, और लोकल नॉलेज का यूज करो। ठीक है, अगर आप उनसे बात कर रहे हो तो लोकल लैंग्वेज का, लोकल नॉलेज, स्किल्स वगैरह इन सब का यूज करना है, स्किल नॉलेज का यूज करना है जहाँ पे आप, जो कि वो ऑलरेडी पता है उनको। ठीक है, मतलब अगर तुम उनको समझा रहे हो ना, तो लोकल लैंग्वेज का यूज करना है, ऐसे करके उनको समझा देना है, वो अच्छे से समझ पाएंगे बेटरली। तो यूनिट 7 जहाँ पे हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में, कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है कैसे उनका रोल चेंज होने लगा है। तो जो गवर्नमेंट है वो लोकल ग्रुप्स, जो गवर्नमेंट है वांट टू लोकल ग्रुप्स, जिसको हम बोलते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, कब आया था बताओ जल्दी? 73rd अमेंडमेंट के थ्रू 1990, जल्दी बताओ, 1992 के अंदर। ठीक है, और क्या बताओगे, बस इतने बताने का है। ठीक है, तो ये आपको बता देना है कि ये हमारा 1992 के अंदर आया था, और शेड्यूल 11 के अंदर आता है। ज़्यादा लिखना तो ये सारी चीज़ें लिख देना, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, इसके अंदर रिजर्वेशन दी जाती है, जो डिसएडवांटेजेस है उनको, डिसएडवांटेजेस ग्रुप है उनको एम्पावर किया जाता है। यहाँ पे डिसीजन मेकिंग के अंदर जो रूल लोकल ग्रुप है उनका कहीं ना कहीं एक्टिव पार्टिसिपेशन किया जाता है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के पास पावर नहीं है। अगर वो कुछ काम भी करते हैं ना, गाँव का सर्विस बहुत स्लो करते हैं, अनइवन होते हैं। ठीक है, वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं सर्विस को प्रोवाइड करने में। ठीक है, क्योंकि लोग जो है ना उसके अंदर इवॉल्व एनफ नहीं है, लोगों के पास स्किल ही नहीं है कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे लोगों तक अच्छे सर्विस प्रोवाइड कैसे, ये है नहीं। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमको चेंज लेकर आनी पड़ेगी। ठीक है, हमको लोकल कम्युनिटीज को डायरेक्टली इन्वॉल्व करना पड़ेगा, हमको फॉलो करना पड़ेगा गुड गवर्नेंस के प्रिंसिपल को, जहाँ पे हम हर एक चीज को फेयर ओपन रख सके। आज भी गाँव में जो सरपंच बनता है वो कहीं ना कहीं एक अलग ही पॉलिटिक्स चल रही होती है उसके पीछे। ठीक है, तो ये सब नहीं होने का है। आगे कुछ चीजें हम जो अच्छा कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो वो हमको लोकल लेवल पे बनाना पड़ेगा। गुड गवर्नेंस रखना है, ट्रांसपेरेंट वर्क करना है, सब चीजों को कहीं ना कहीं वर्क करना है एनजीओ के साथ, जो चीजों को इम्प्रूव कर सके, जैसे वुमेन को इम्प्रूव कर सके लोकल लेवल पे, सर्विस को अच्छे से दे सके लोगों तक। टॉप प्रायोरिटी पॉवर्टी को खत्म करना है, हेल्थ, एजुकेशन, रोड, वाटर सप्लाई, इन सभी में काम करना है। ठीक है, यूजिंग टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजीज का यूज करना है। 1990s में जो गवर्नमेंट है वो टेक्नोलॉजीज का यूज करने लगे, कंप्यूटर, इंटरनेट, जो कि पीआरए को अच्छे से काम करने में हेल्प करने लगा था। ये टेक्नोलॉजी पीआई को अकाउंटेबल बनाता है, रिस्पॉन्सिबल बनाता है, फ्रेंडली बनाता है, कहीं ना कहीं वो अच्छे से काम कर पाती है। एप्लीकेशन देखें तो ट्रांसपेरेंसी इससे बढ़ते हैं, ट्रांसपेरेंट होती है अगर हम आईटी का यूज करेंगे, अगर हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इसका यूज करेंगे, आईसीटी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, तो कहीं ना कहीं वो अपनी हर एक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसपेरेंट रखेंगे। इसमें लोग कंप्लेन भी कर पाएंगे, अपने कंसर्न को शेयर भी कर पाएंगे, मेल्स के थ्रू बता पाएंगे कि हमारा सरपंच ये नहीं करता, वो नहीं करता है, ये सब चीजें होंगी। ठीक है, करप्शन रुकेगा, जो ये घोटालाबाजी कर देते हैं ना सरपंच वगैरह जो भी है हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के काफी लोग, तो ये सब हमारा रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, रिड्यूस हो जाएगा। देन उसके बाद रिकमेंडेशन ये है कि जो आईसीटी है वो प्रोवाइड करते हैं रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, किसके बेस पे? लोकल नीड्स के बेस पे। की एरियाज कौन से है? तो पार्टिसिपेटिव प्लानिंग रहेगा, कहीं ना कहीं आईसीटी जो स्पीड अप करता है, इंप्रूव करता है क्वालिटी पार्टिसिपेटिव बैलेंस पे। ठीक है, टैक्सेशन, आप ऑनलाइन टैक्स वगैरह भर दोगे, करप्शन नहीं रहेगा, सीधा आपका जहाँ पे जाना होगा वहां पे कलेक्ट किया जाएगा पूरा टैक्स वगैरह। एजुकेशन, पीआरआई जो कि हेल्प करता है कि आप आईसीटी का यूज करके एजुकेशन रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले सकते हो, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन भी ले सकते हो। पंचायती सेंटर जिसके अंदर आप आईसीटी टूल के साथ एक हब क्रिएट कर सकते हो एजुकेशन मास के लिए। ठीक है, जैसे एड्यूसेट एक ऐसी सैटेलाइट है जो एजुकेशन के लिए रियल टाइम इंटरेक्शन लर्निंग होती है, 24 घंटे 7 दिन आपको जो भी एजुकेशन इसके अंदर एजुकेशन ले सकते हो। ठीक है, 24 घंटे 7 दिन ये चलता है। चैलेंजेस क्या है कि अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इतना, सॉफ्टवेयर स्टोरेज है, क्वालिटी कंटेंट नहीं है, जो हमारे मीडिया है वो कहीं ना कहीं जो ड्यू टू द ट्रेडिशन, मतलब अभी भी उनके वही बोला जा रहा है कि जो सॉफ्टवेयर है वो क्वालिटी अच्छी नहीं है। और ई पंचायत जो कि हमारी इथनोसेंट्रिक है। ठीक है, क्या है? इथनोसेंट्रिक है, नीड बेस होना चाहिए उसको, बॉटम टू अप अप्रोच होनी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है उससे मैटर नहीं करता, लेकिन गांव का सरपंच कितना अच्छा काम कर रहा है वो मैटर करता है। तो ग्राउंड लेवल पे हमको अपनी अप्रोच रखनी है, बॉटम टू अप अप्रोच बनानी है। तो इन लिमिटेशन पे काम करके हम कहीं ना कहीं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को अच्छा इंपावर कर सकते हैं और अच्छे से काम कर सकते हैं, किस पे? लोकल लेवल पे। तो ये सब आज के लिए रहा, आई होप तुमको समझ में आया होगा, कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी तो बताने का है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्टर के, सो बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। और इसका हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें हम आगे के चैप्टर की टॉपिक के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो ये आपको बार बार पढ़ना है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर कोई दिक्कत परेशानी की कुछ चीज समझ में नहीं आई हो तो कमेंट सेक्शन में